गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के स्पेशल पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत हम निर्देशन के क्षेत्रों के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं कि किन किन क्षेत्रों में हम निर्देशन का कार्य कर सकते हैं या कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत निर्देशन दिया जाना चाहिए। एक अध्यापक के लिए बहुत अनिवार्य है कि उसे इस बात का पता होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में निर्देशन का जो अधिकांश या कहना चाहिए कि मुख्य उत्तरदायित्व है वो अध्यापक पर ही, क्योंकि एक समय था जब निर्देशन का कार्य या तो परिवारों में ही, क्योंकि संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो उन्हीं में पूरा हो जाया करता था, या फिर मूल रूप से तो वहीं हो जाया करता था। लेकिन अब न्यूक्लियर एकल परिवार होकर एकल में भी ये स्थिति है कि माता पिता दोनों ही कार्यरत होते हैं, यानी कि दोनों नौकरी के लिए बाहर जाते हैं। तो ऐसे में बालक को निर्देशन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और ये उत्तरदायित्व विद्यालय पर बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए निर्देशन किन किन क्षेत्रों में दिया जा सकता है, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। निर्देशन के मुख्य रूप से जो हम कहें कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें निर्देशन दिया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से आज हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र, निर्देशन का कार्य शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत निर्देशन दिया जा सकता है। ये शिक्षा में ऐसे कौन कौन से पक्ष हैं जिनके लिए निर्देशन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले है कि वांछित पाठ्यक्रम पर आधारित विषयों का चयन। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं विषयों के चयन, यानी कि बालक कौन से विषय चुनना चाहता है, उसमें उसे कौन से विषयों को कर लेने की या कौन से विषयों से संबंधित योग्यताएं और क्षमताएं उसमें विद्यमान है, उस आधार पर उसमें उसे कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनको लेकर वह विषय का चयन कर सकता है और अपने चाहे वो व्यावसायिक क्षेत्र है, क्योंकि भविष्य में उसे, क्योंकि विषय चयन का जो मूल टारगेट होता है बच्चों का, वो मूल केंद्र होता है, वो होता है उनका व्यावसायिक चुनाव कि कौन सा व्यवसाय उन्हें करना है और कौन से व्यवसाय के लिए उनमें योग्यताएं और क्षमताएं हैं, इनको समझने के लिए निर्देशन दिया जाता है और वो निर्देशन का क्षेत्र होता है शैक्षिक क्षेत्र। उसके बाद आता है व्यावसायिक क्षेत्रों पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के चयन हेतु। पाठ्य सहगामी क्रिया, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के चयन के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होती है, अर्थात कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत बालक को निर्देशन दिया जा सकता है या बालक में कौन सी ऐसी क्षमताएं हैं जिनके लिए बालक जिन पाठ्य सहगामी क्रियाओं को करने की योग्यता को रखता है। जैसे कि एक बालक है जो लेखन क्षमता में बहुत अच्छा लिख लेता है, लेकिन वो वक्ता अच्छा नहीं है, और ऐसे में उस बालक को हो सकता है कि सब कहेंगे नहीं यार तुम लिखते अच्छे हो, चलो तुम खुद ही पार्टिसिपेट करो, तुम अच्छा बोल भी सकोगे, लेकिन वहाँ खड़े होकर सबका बोल लेना सबके बस की बात नहीं होती है। तो निर्देशन का कार्य होता है कि वह सही का चुनाव करे कि बालक में अगर लेखन क्षमता है तो उसे लेखन से संबंधित कार्यों के क्षेत्र में ही उसे आगे बढ़ाया जाए, और जिसमें अच्छा वक्ता है, जिनमें बोलने की क्षमता बहुत अच्छी है, उन्हें ऐसे क्षेत्रों के लिए आगे बढ़ाया जाए। अर्थात कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं, कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं जो बालक के विकास को आगे बढ़ाती है, अवरुद्ध नहीं करती है, उसका सही चुनाव होना बालक के लिए बहुत अनिवार्य है और इसके चुनाव के लिए निर्देशन दिया जाता है। अगली बात आती है कि नवीन पाठ्यक्रम के संबंध में निर्णय लेना, कि नवीन पाठ्यक्रम के संबंध में निर्णय लेना कि कौन सा पाठ्यक्रम है नवीन पाठ्यक्रम के चुनाव।
ठीक है। नवीन पाठ्यक्रम के संबंध में निर्णय लेना कि कौन सा नवीन पाठ्यक्रम, यानी कि जो बालक ने एक विषय का चुनाव कर लिया है, अब उसमें बालक को आगे किस तरह से व्यावसायिक क्षेत्र में, जैसे उसने मैथ्स ले लिया, मैथ्स लेने के बाद में अब ये तय करना कि वो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि वो आगे बढ़ सकता है, जिसमें वो आगे कार्य कर सकता है, यानी कि उसमें कौन सी ऐसी क्षमता है। जैसे इंजीनियरिंग क्षेत्र उसने किया, तो इंजीनियरिंग में बहुत सारे सेक्टर्स फील्ड होते हैं, तो उनमें कौन सा फील्ड उसके लिए लाभदायक है, उसका चुनाव करने के या उसका निर्णय लेने के लिए उसे निर्देशन प्रदान किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद आता है अधिगम प्रक्रिया में निरंतरता। अधिगम प्रक्रिया में निरंतरता। अधिगम प्रक्रिया में निरंतरता यानी कि बालक जब अधिगम करता है तो उसकी प्रक्रिया निरंतर रूप से किस तरह से आगे बढ़ती रहती है या कैसे बढ़ाई जानी चाहिए। क्योंकि बालक क्या होता है कि कई बार अधिगम के लिए प्रयास करता है, एक दो बार करता है, फिर छोड़ देता है, फिर कुछ दिन का गैप हो जाता है, तो वो जो कुछ उसने पढ़ा है या जो कुछ उसने अधिगम किया है वो भूल जाता है। तो यानी कि ये किस तरह से एक निरंतरता उसमें बनी रहे और उसके परिणाम विकासोन्मुख हो रहे, इसके लिए वो किस तरह से प्रयास कर सकता है। निर्देशन के माध्यम से ये चीज़ बालक को इसका प्रशिक्षण दिया जाता है और वो क्षेत्र शैक्षिक क्षेत्र। उसके बाद आता है कि राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रीय एकता कि राष्ट्रीय एकता कैसे बनाई रखी जा सकती है, अर्थात कि एक बालक में ऐसे गुणों का विकास हो कि वो अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति समर्पण की भावना रखे और हर राष्ट्र, हर संस्कृति को समानता की दृष्टि से देखे, हर धर्म को समानता की दृष्टि से देखे। इसके लिए अनिवार्य है कि बालक कब करेगा ये काम, जब उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना होगी। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि एक फिल्म आई थी बीच में जिसमें एक कोच होता है जो हॉकी टीम को कोचिंग करना होता है उसे, वो संपूर्ण राष्ट्र से उसके पास कोचिंग, क्योंकि ओलंपिक के लिए जाना है या एशियन गेम्स के लिए जाना है, तो उसके लिए कोच उनको एक जगह उनकी ट्रेनिंग होती है। उसके लिए सभी लड़के जैसे मॉर्निंग में रिपोर्टिंग करनी होती है, तो सब मॉर्निंग रिपोर्टिंग के लिए पहुँचते हैं, तो हर कोई इंट्रोडक्शन सेक्शन होता है, उसमें एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें अपना नाम और अपना नाम के साथ में वो अपने स्टेट का नाम बोलते हैं। जैसे जैसे जो स्टेट का नाम बोलते जाता है उनको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है। और एक लड़की होती है जिसने कहा होता है, वो अपना नाम बताकर आई एम फ्रॉम इंडिया, नॉट आई एम फ्रॉम गुजरात, आई एम फ्रॉम राजस्थान, आई एम फ्रॉम हरियाणा, आई एम फ्रॉम पंजाब, दिल्ली, ये किसी ने नहीं, सीधा आई एम फ्रॉम इंडिया। तो उसका उन्होंने टीम के अंदर सिलेक्शन किया, तो बाकी सबको समझ में आया कि हमें बोलना क्या है। तो सब ने फिर बाद में जब सेकंड राउंड होता उसमें सब ने बोला आई एम फ्रॉम इंडिया। क्यों? क्योंकि जब तक उनमें सब में हम एक राष्ट्र के हैं, मैं पंजाब की हूँ, मैं हरियाणा की हूँ, मैं राजस्थान की हूँ, गुजरात की हूँ, अगर ये बात अगर होती है तो वो एक टीम बनकर कार्य नहीं करेंगे। और आवश्यकता क्या थी? एक टीम थी, और एक टीम कैसे बन सकता था? मैं भारत की। तो यही राष्ट्रीय भावना अगर है तो हम में एकता की भावना रहेगी। अन्यथा क्योंकि भारत एक विविधतापूर्ण राष्ट्र है, इसमें विभिन्न संस्कृति, धर्म, जाति के लोग निवास करते हैं, तो ऐसे में बहुत अनिवार्य हो जाता है कि सब में एकता की भावना विद्यमान हो, भले चाहे किसी भी जाति, धर्म, संस्कृति, संप्रदाय को मानने वाले हों, लेकिन हम भारतीय हैं। जब तक ये भावना नहीं होगी तब तक राष्ट्रीय एकता का विकास नहीं होगा। और ये राष्ट्रीय एकता का विकास कैसे किया जा सकता है, किस तरह से एक दूसरे की सभ्यता, संस्कृति, जाति, धर्म का किस प्रकार से, मूल्यों का किस प्रकार से आदर सम्मान करना है, इसका कार्य कौन करता है? शिक्षा। शिक्षा इसके माध्यम से बालक को प्रशिक्षित करती है कि कोई भी राष्ट्र, संस्कृति, धर्म हो, उसका आपको किस तरह से सम्मान या उसके मूल्यों को किस तरह से स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट हमारा आता है अपव्यय व अवरोध की समस्या का निवारण। अपव्यय व
अपव्यय व अवरोध की समस्या का निवारण, यानी कि अपव्यय और अवरोध की जो समस्या है उससे कैसे निपटा जाए। क्यों? फिर कई बार होता है कि बालक में किसी विशेष परिस्थिति के वश उसमें अवरोध होता रहता है, एक ही क्लास में एक बार दो बार फेल होता है, तो ये समस्या क्यों आ रही है, इसको कारणों का पता लगाना और उसका निवारण करना है, यानी कि बालक को उसके लिए तैयार करना। अपव्यय कि विद्यालय को समय से पहले ही छोड़ देना, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करना, बीच में छोड़ देना, और ये समस्या अमूमन लड़कियों में है। तो शिक्षा का क्या महत्व है? केवल नौकरी पाना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षा एक शिक्षित महिला के लिए घर को संभालना, घर के संबंधित स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कि उसकी शिक्षा का उपयोग होना बहुत, उसका शिक्षित होना बहुत लाभकारी होता है। यानी कि एक घर को सुचारू बहुत अच्छे ढंग से चलाने के लिए भी शिक्षित महिला का शिक्षित होना अनिवार्य है। इसीलिए अपव्यय और अवरोध की समस्या है, इसका निवारण कैसे हो सकता है, जो मूल समस्या है वो क्या है और उनका निवारण कैसे किया जा सकता है। माता पिता को समझाना, छात्रों को समझाना, छात्रों को निर्देशन देना, ये कार्य किस संबंध में शिक्षा के क्षेत्र से माध्यम से ही बालक को इसकी महत्ता या इसकी आवश्यकता का पता चल पाता है। उसके बाद में है प्रौढ़ शिक्षा हेतु प्रयास। प्रौढ़ शिक्षा हेतु प्रयास। अब यहाँ अगली बात जो आती है वो आती है प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रयास की बात आती है कि प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से प्रयास किए जा सकते हैं। यानी कि एक बालक के लिए अनिवार्य हो जाता है कि वह उसके शिक्षा के क्षेत्र में उसे आगे बढ़ाने के लिए माता पिता का भी शिक्षित होना। बहुत सारे आज भी हमारे ऐसे परिवार मिल जाएंगे, क्षेत्र मिल जाएंगे जहाँ पर कि आज की प्रौढ़ आयु की जनता या जो है वह अशिक्षित पाई जाती है। तो उनको शिक्षित करना, चाहे उनके लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और वो किस तरह से शिक्षा अर्जित कर सकते हैं, या बालक अपने घर के प्रौढ़ों को किस प्रकार से शिक्षित कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए निर्देशन का जो दिया जाता है वो शैक्षिक क्षेत्र के माध्यम से निर्देशन दिया जाता है और बालक को या व्यक्ति को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उसके बाद में आता है अंतर्राष्ट्रीय एकता। अंतर्राष्ट्रीय एकता। अब यहाँ ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब दुनिया छोटी नहीं है, बहुत छोटी हो चुकी है, ये कहा जाए बहुत विस्तृत विशाल, जो पहले हम सोचते थे इतनी बड़ी दुनिया भी नहीं रह गई है। क्यों कि आज यातायात के साधन इतने सुगम हो गए हैं कि हम घंटों के अंदर एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। हमारे निर्भरता है वो एक दूसरे के ऊपर बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय एकता या अंतर्राष्ट्रीय भावना की जब तक हम लोगों में बात नहीं आएगी, अंतर्राष्ट्रीय विकास, एकता नहीं अंतर्राष्ट्रीय विकास, अंतर्राष्ट्रीय विकास की जब तक बात हमारे मन में नहीं आएगी, हमारे मन में नहीं होगा, तब तक हम राष्ट्र विकास के लिए अपने आगे प्रयास नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे विकास के अगर हमको लग रहा है कि साधन हमें अन्य राष्ट्र से प्राप्त हो रहे हैं, तो हमें उसके लिए विचार करना होगा, हमें उसके लिए प्रयास करने होंगे, हमें उसके लिए स्वयं को तैयार करना होगा, हमको शिक्षित होना होगा, वहाँ की जिस तरह की योग्यता हमें चाहिए उस योग्यता को हासिल करना होगा। तो शिक्षा के क्षेत्र के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, किस तरह से व्यक्ति के गुण होने चाहिए, किस प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए, इसके लिए जो प्रशिक्षण का देने का कार्य है वो शिक्षा के क्षेत्र के माध्यम से आता है। अर्थात निर्देशन के जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें शिक्षा से संबंधित जितने भी प्रशिक्षण है या जितने भी निर्देशन की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जाती है। अगली जो निर्देशन की हमारी आवश्यकता या निर्देशन का जो हमारा क्षेत्र है वो व्यावसायिक क्षेत्र आता है कि व्यावसायिक क्षेत्र में बालक किस प्रकार से निर्देशन का कार्य किया जाना चाहिए। क्योंकि व्यावसायिक क्षेत्र भी कोई बहुत छोटा क्षेत्र नहीं है, उसमें बहुत सारी ऐसे क्षेत्र हैं या बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जिनका एक बालक को या एक शिक्षक को होना बहुत ज़रूरी है। तो व्यावसायिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनमें कि निर्देशन दिए जा सकते हैं। पहला है योग्यता अनुकूल व्यवसाय का चयन।
योग्यता अनुकूल व्यवसाय चयन, यानी कि उसमें किस प्रकार की योग्यता है, वो किस प्रकार की उसमें क्षमताएं हैं जिसको वो उस व्यवसाय को जो वो कर सकता है, यानी कि उसमें कौन सी योग्यताएं हैं कि उसके अनुकूल वो कौन सा व्यवसाय है जो वो करके और अपने व्यावसायिक जीवन को सरल बना सकता है और आर्थिक लाभ की प्राप्ति कर सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति है जिसमें बोलने की क्षमता बहुत अच्छी है, तो निश्चित है आप उसको एक क्या जी धीर गंभीर पद के लिए आप उसको चयन कर लेंगे तो वो उस पद के लिए लायक नहीं है, क्योंकि उसमें बोलने की क्षमता बहुत अच्छी है। और यदि उसी व्यक्ति को जब उसमें बोलने की क्षमता बहुत अच्छी है तो उसे बाहर सेल्स में डाला जा सकता है, सामान बेचने के लिए उसको वहाँ पर रखा जा सकता है। तो वो अपनी बोलने की क्षमता के माध्यम से वो कस्टमर को, अपने उपभोक्ताओं को इस तरह से प्रभावित कर सकता है कि उसका व्यवसाय बढ़ने लगता है या सामान बहुत आसानी से वो बेच सकता है। तो कहने का मतलब ये कि व्यक्ति में कौन सी क्षमताएं हैं और उस क्षमता के अनुसार कौन सा व्यवसाय उसको सूट करता है, इसके लिए निर्देशन दिया जाता है व्यावसायिक क्षेत्र में। फिर आता है व्यावसायिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों की परिचित कराना। परिवर्तनों से परिचय, परिवर्तनों से परिचय कराना, यानी कि व्यावसायिक क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जिसकी और वो परिवर्तन किस तरह से हो रहे हैं, वो किस प्रकार से व्यक्ति को उन्हें अपनाना चाहिए और क्या उसके लाभ होंगे, किस तरह की उसकी परिस्थितियों का उसका निर्माण हो सकेगा। जैसे कि कृषि क्षेत्र को लीजिए, एक समय था जब हम पारंपरिक तरीके से खेती करते थे, लेकिन अब वैज्ञानिक तरीके आ गए, यानी कि परिवर्तन हो गया। अब किसान को अगर इस परिवर्तन के बारे में पता नहीं है और वो पारंपरिक तरीके से खेती करता है तो निश्चित है कि उसकी आमदनी, अब मेहनत अधिक हो जाती है और आमदनी कम हो जाती है। उसकी तुलना में वो व्यक्ति जो वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहा है उसकी मेहनत भी कम है, आमदनी भी उसकी 4 गुना। अर्थात कि ये जो परिवर्तन है, अगर इस परिवर्तन को हम नहीं स्वीकार करते हैं तो हम विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए अनिवार्य है कि व्यावसायिक क्षेत्र में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनसे परिचय होना बहुत अनिवार्य है और व्यावसायिक क्षेत्र के माध्यम से या उसके निर्देशन के माध्यम से हम इन परिवर्तनों से परिचय करा सकते हैं। अगली बात आती है व्यावसायिक अवसरों की विविधता की जानकारी। व्यावसायिक अवसरों की विविधता, यानी कि व्यावसायिक अवसरों में भी विविधता पाई जाती है। अब ये विविधता कौन कौन सी होती है, किस किस तरह से उनमें भिन्नताएं या अलग अलग स्वरूप होता है, इसकी जानकारी या इसका पता भी एक व्यक्ति को या बालक को होना चाहिए, जो निर्देशन के माध्यम से उसको इन विविधताओं से परिचय कराया जाता है, जिससे कि व्यक्ति इन विविधताओं को समझे। क्योंकि कई बार होता है कि एक जैसी देखने वाली व्यवसायिक में बहुत अंतर होता है, उनमें विविधता होती है। तो बालक को अगर इसके बारे में, व्यक्ति को इसके इस विविधता का अगर उसको पता नहीं है तो हो सकता है कि वह गलत व्यवसाय का चुनाव कर ले। इसीलिए इस विविधता से बालकों को परिचय कराया जाना व्यावसायिक निर्देशन का क्षेत्र है। उसके बाद में श्रम और उद्योग की परिस्थितियों की जानकारी। श्रम व उद्योग की परिस्थिति, श्रम और उद्योग की परिस्थितियों की भी जानकारी का होना अनिवार्य है। इनमें किस प्रकार से परिवर्तन आता है, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके अंदर उसे कार्य करना होता है, इन परिस्थितियों में किस प्रकार से बदलाव किया जा सकता है, बदलाव आता है,
कौन कौन से ऐसी है परिस्थितियाँ व्यक्ति उसमें कार्य कर सकता है या नहीं कर सकता, इन सब की जो जानकारी है वो इस व्यावसायिक निर्देशन के माध्यम से प्रदान की जाती है, जिससे कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं, अपनी परिस्थितियों के अनुकूल सही व्यवसाय का चुनाव कर सके। उसके बाद में है विशिष्टीकरण की दिशा में प्रेरणा। विशिष्टीकरण के लिए प्रेरणा। विशिष्टीकरण के लिए प्रेरणा यानी कि किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए विशिष्ट योग्यता का होना अनिवार्य है या विशिष्ट कौशल का होना अनिवार्य है, और यही विशिष्टीकरण के लिए उन्हें प्रेरणा प्रदान करना कि भाई उनको इस बात की जानकारी देना कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की विशेष योग्यता या विशेष कौशल की आवश्यकता है और इसका प्रशिक्षण आप कहाँ से और किस तरह से प्राप्त कर सकते हो और इसकी क्या परिस्थितियाँ होती हैं, इसकी जानकारी जो है वो व्यावसायिक निर्देशन क्षेत्र के माध्यम से प्रदान की जाती है और बालक सही चुनाव करके और अपने सही व्यवसाय का चुनाव कर सकता है। उसके बाद में है नव विकसित तकनीकी से परिचित कराना। नवीन तकनीकी से परिचय कराना। नवीन तकनीकी से परिचय कराना यानी कि एक नवीन तकनीकी किस तरह से, कौन सी नई तकनीक निकल कर आई है, इसका पता एक बालक को या एक व्यक्ति को होना चाहिए, जिससे कि वह उस नई तकनीक को अपने व्यवसाय में, अपने उद्योग में, अपने कार्यों में सम्मिलित करके और अधिक लाभ की प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए नई तकनीक से परिचय कराने का जो कार्य है वो व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र का उत्तरदायित्व होता है। और अंतिम बात है उपभोक्ता और प्रतिस्पर्धा संस्कृति। उपभोक्ता व प्रतिस्पर्धा संस्कृति। उपभोक्ता और प्रतिस्पर्धा संस्कृति यानी कि उपभोक्ता को समझना, उपभोक्ता क्या चाहता है, कैसी सोच होती, किस विचारधारा का होता है, वो किस तरह से वस्तुओं का प्रयोग करता, उपयोग में लेता है, उसके उपयोग लेने के भिन्न भिन्न तरीके होते हैं। प्रतिस्पर्धा कौन सी किस तरह से होती, किस तरह से एक ही क्षेत्र के अंतर्गत, एक ही व्यवसाय के अंतर्गत किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, या जैसे कि प्रतियोगी परीक्षाएं हैं तो वो भी एक प्रतिस्पर्धा है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता और प्रतिस्पर्धा संस्कृति क्या होती है और किस तरह की होती है। इसमें अगर आपने संस्कृति को समझ लिया और इसके साथ आप चल लिए, इससे आगे चलने की अगर आपने कोशिश की तो निश्चित मानिए कि आप अपने व्यवसाय में सफल होंगे। इसीलिए इस संस्कृति के बारे में जानना या पहचानना बहुत अनिवार्य है, जो कि व्यावसायिक क्षेत्र का उत्तरदायित्व है कि वह इस संबंध में बालकों को या व्यवसायियों को निर्देश प्रदान करें, निर्देशन दें, जिससे कि वे अपनी व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता को हासिल कर सकें। आशा करती हूँ कि आज हमने दो क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया है, शैक्षिक क्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्र। बचे हुए क्षेत्रों के बारे में हम अगली वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। आज हम इतनी ही बात रखते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी और इस आधार पर आपको एक गृह कार्य करना है। आज का आपका होमवर्क है निर्देशन के क्षेत्रों शैक्षिक व, क्योंकि हमने इन दो के बारे में ही पढ़ा है, इससे क्षेत्रों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, निर्देशन के क्षेत्रों को स्पष्ट कीजिए। आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी में अपने आप को बहुत सुरक्षित रखिए। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलते हैं तो आप अपने मुंह पर मास्क लगा कर निकलिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और समय समय पर हाथों को धोते रहिए या सैनिटाइज करते रहिए।
धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।